हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे, है ना। कैसा चल रहा है आपका भी लाइफ प्रोसेस। मुझे लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ ही रहे होंगे। हम ऑलरेडी अपने 6th लेक्चर के ऊपर पहुंच चुके हैं और उम्मीद है हर एक टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा और आप क्लास को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि ये ऐसा चैप्टर है जिससे लोग काफी डरते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के अंदर काफी खौफ रहता है इस चैप्टर का। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑलरेडी इस चैप्टर को इतना एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, इतना कुछ उससे सीखते हुए चल रहे हैं, तो आपको तो ये चैप्टर समझ में आ ही रहा होगा। आज ये डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन के पर्टिकुलर लेकर डाइजेशन की बात करूँ तो ये 3rd लेक्चर है। लेकिन वहीं पर अगर बात करूँ तो ये पूरे लाइफ प्रोसेस का कौन सा लेक्चर है, अपना 6th लेक्चर आज है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल से। ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ ये थ्योरी लिखी हुई है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैनी स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन इनर लेयर ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन टेक पार्ट इन द फूड, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऑलरेडी बहुत बार इसमें चिल्ला चिल्ला के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टमक कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो स्टमक के अंदर ग्लैंड्स है उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला था, जो कि क्या सीक्रेट कर रहे थे, एचसीएल और पेप्सिनोजन। ये तो हम कर चुके हैं वैसे कल। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उसके अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं और उसको स्पेशल नाम देते हैं सर्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। नेचर उसका एल्कलाइन है, यानी कि बेसिक नेचर है। यहाँ पर उसका म्यूकस होता है, सब ये क्या करता है, एचसीएल को न्यूट्रलाइज करने के अंदर काम में आता है। क्योंकि जो फूड होता है, जो स्टमक के अंदर फूड था, वो जब उसके अंदर ट्रांसफर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा एसिड होगा। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कौन काम में आता है, इंटेस्टाइनल जूस काम में आता है ना। तो इंटेस्टाइनल जूस आल्सो कंप्लीट द डाइजेशन स्टार्टेड बाय pancreatic juice. Glands of the large intestine are associated with the absorption of water and electrolyte. ठीक है जी। ये ऑलरेडी मैक्सिमम बातें हम कवर कर चुके हैं। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट विलाई, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, जो अपने फोल्डिंग्स थी किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जैसे बात करूं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आउटर लेयर है, अंदर उसके इस तरह से फोल्डिंग्स होती है। इस तरह से क्या थी, फोल्डिंग्स थी इस तरह से। इन फोल्डिंग्स की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और यही रीजन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है क्या, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है, एबीएस लिख रहा हूं, वो मैक्सिमम होती है। रीजन इज विलाई। इन विलाई के अंदर यहाँ पर क्या होती है, इस तरह से डिफरेंट इस तरह से यहाँ पर ब्लड वेसल फिल्ड रहती है। यहाँ पर इस तरह से क्या रही है, ब्लड वेसल्स इस तरह से फिल्ड रही। ठीक है जी। अब होगा क्या, मान लो यहाँ पर कोई फूड था, ये इस तरह से फूड पार्टिकल्स है, इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, है ना। ये क्या होगा, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे या फिर एनर्जी का इस्तेमाल करके, एटीपी का इस्तेमाल करके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये इसके अंदर इन ब्लड वेसल्स के अंदर एक्सचेंज हो जाता है। इसी तरह से वेलाई काम करती है ना। और यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह से डायग्राम पे दिख रहा है, ये यहाँ पर कुछ सेल्स दिख रहे हैं विलाई के, और ये इस तरह से पूरा एक वेदी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। और इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं। जो यहाँ पर आपको छोटे छोटे इस तरह से फाइबर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो इस विलाई के ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, विलाई के ऊपर भी जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोविलाई। और जो ये सेल्स होते हैं विलाई के ऊपर, ये कौन से सेल्स होते हैं, एंटेरोसाइट सेल्स होते हैं, है ना। तो इसके अंदर भी यही चीजें हैं कि भैया डाइजेशन कंप्लीट करने के हेल्प करती है, सरफेस एरिया जो है उसको इम्प्रूव करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ये यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है। अगर मैं रीड करके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, पेनक्रियाटिक जूस कमिंग फ्रॉम द पैनक्रियास, बाइल फ्रॉम द लिवर, इंटेस्टाइन, सब जाके मिक्स होता है इंटेस्टाइन के अंदर। ऑल डाइजेशन आर न्यूट्रिशन आर एब्सॉर्ब बाय द long finger like projection called ileum of small intestine. This small finger projection in the inner wall is called villi। और जो each vellus, अगर सिंगल बात करो, अगर सारी जो फोल्डिंग्स है उसको क्या बोल रहे हैं, विलाई बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सिंगल की बात करो इट विल बी कॉल्ड एज वेलस। ठीक है जी। तो वेलस जो है, अगर सेल मेम्ब्रेन का ल्यूमेन साइड पे फोल्डेड है, माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस कॉल्ड
माइक्रोविला, उसके ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो माइक्रोविला है। विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन पास इनटू सेमी परमिएबल विलाई थ्रू डिफ्यूजन। कुछ चीजें जो है, जो कुछ न्यूट्रिशन होते हैं वो डिफ्यूजन की वजह से होते हैं ट्रांसफर, जिसमें पूरी बात नहीं लिखी हुई। कुछ क्या होते हैं जो न्यूट्रिशन होते हैं, कुछ एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओके तो हम पढ़ रहे थे माइक्रोविलाई और विलाई, है ना, तो उसके अंदर हम बात कर रहे थे कि भैया जो विलाई होती है उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से क्या होते हैं पार्टिकल, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो विलाई बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, विलाई क्या करते हैं, डाइजेशन या फिर सिक्रीशन के अंदर यहाँ पर काम में आते हैं। केमिकल डाइजेशन बाय फूड सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ये हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया था, है ना। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ह्यूमन लिवर। तो लिवर क्या है, लिवर जो है भैया डाइजेस्टिव, अपना लिवर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। हालांकि इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा, काफी डिबेटेबल चीज है फॉर द रीजन क्योंकि आपको जब लार्जेस्ट सिर्फ लार्जेस्ट ऑर्गन अगर आपको कोई कंपटीशन के अंदर पूछे जाए तो लार्जेस्ट ऑर्गन विल बी स्किन। हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी के ऊपर स्किन होता है, क्योंकि वो भी क्या कर रही है, पसीने को सिक्रीट कर रही है ना, जो अपना स्वेट है उसको सिक्रेट कर रही है। इसी वजह से जो लार्जेस्ट ऑर्गन हुआ, क्योंकि ये तो पूरी बॉडी पे फैला हुआ है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या हुआ, स्किन हुई। लेकिन लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा होता है, लिवर होता है, जो कि क्या सिक्रेट करता है, अपना बाइल सिक्रेट करता है। इसके अंदर जो है कुछ सेल्स होते हैं जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेपेटिक सेल। लीवर के सेल को क्या बोलते हैं, हेपेटिक सेल्स बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, बाइल को सिक्रेट करवाते हैं, है ना। दो पार्ट होते हैं इसका, एक पार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट लोब, एक है तुम्हारा राइट लोब, है ना। और बीच में एक लिगामेंट से दोनों लोब अटैच रहते हैं, जिस लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी लिगामेंट। नीचे की तरफ ये जो लिगामेंट है इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, और सेंटर में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर आता है जिसको हम बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस। और यहाँ पर बिल्कुल जस्ट इसके बिहाइंड क्या प्रेजेंट रहता है, जहाँ पर इसका सिक्रीशन जो है वो स्टोर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। तो लिवर इन द ह्यूमन, आपको इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको आप ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, लेकिन लेफ्ट लोब राइट लोब आपको पता होना चाहिए, है ना। दिस ऑर्गन इज द डार्क रेडिश ब्राउन, वही घिसी पिटी कहानी, और इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है ना। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या है, बाइल सिक्रेट करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं ब्लड के अंदर उसको रिमूव करता है, प्रोटीन्स को जो होते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो क्लोट बनता है, जब कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनको ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स भी हम बोलते हैं, उनको सिक्रेट करने के अंदर काम में आता है। कुछ वाइटामिन जो इसके अंदर शायद आई थिंक मेंशन नहीं है, कुछ वाइटामिन होते हैं उसके अंदर भी वो क्या करता है, काम करता है स्टोर करने के लिए। कुछ वाइटामिन को स्टोर करने के अंदर काम में आता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी को बनाने के अंदर काम में आता है, और हार्मफुल अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि बाद में बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन क्या हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है। ये कुछ बात है हमारी लिवर की, ठीक है जी। यहाँ पर नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव जूसेस। तीन तरह के कुछ डाइजेस्टिव जूसेस पढ़े थे हमने, कौन कौन से भैया, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड से जो निकला था वो कौन सा था, सलाइवा निकला था। इसके अंदर जो खास डाइजेशन के अंदर यूज हुआ था वो था सलाइवरी अमाइलेज, है ना। इसके अंदर फिर गैस्ट्रिक जूस था जो स्टमक से रिलीज हुआ था, HCl और पेप्सिनोजन, जो कि जिसने क्या किया था, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प किया था और बैक्टीरिया को किल करने के अंदर काम आया था। बाइल का काम था फैट डाइजेशन करना, और पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस मिलकर क्या करते हैं, जो मैक्सिमम जो अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, लिपिड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्च होता है, माल्टोस होता है, इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स आते हैं वो कौन डाइजेस्ट करता है, ये पैनक्रियाटिक इंटेस्टाइनल जूस। फर्क है कि पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से सीक्रेट हो रहा है, और जो आपका ये इंटेस्टाइनल जूस किससे सीक्रेट हो रहा है, इंटेस्टाइन से सीक्रेट हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर भी वही बातें लिखी हुई होंगी, उम्मीद करता हूँ ये लिखी हुई हो, है ना। कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा तो हम समझेंगे। पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ये वही सब डाइजेस्टिव जूस कौन कौन बनाता है ना। कॉमन डक्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ग्लैंड फॉर द सिक्रेशन इन द ड्यूरनम, पढ़ चुके। काइम स्मॉल इंटेस्टाइन से तुम्हारा सॉरी स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, पढ़ चुके। ड्यूरनम के अंदर भैया एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए एल्कलाइन सिक्रेशन सिक्रेट होता है, पैनक्रियास उसको करता है, पढ़ चुकी है। बाइल जो रहता है फैट को डाइजेस्ट करने के अंदर काम में आता है,
कैसे? उसे इमल्सिफाई करता है स्मॉल ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर्स के अंदर, ये भी कर चुके हैं ना। पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर ब्रेक करता है। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन प्रोटीएज रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि प्रोटीन्स को तोड़ने के अंदर काम में आएगा, क्योंकि प्रोटीन जो बने हुए होते हैं वो अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ने के अंदर काम में आएंगे ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। लाइपेज जो होगा वो भी क्या करेगा? फैट्स को डाइजेस्ट करने के अंदर काम में आएगा। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, इनको तोड़ने के अंदर काम में आएगा। ये वाला आपको नोट करना है फिलहाल के लिए, और फिर इसके बाद आप करेंगे सेकंड वाला। ठीक है जी, ये वाला। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वाटर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि मैं पहली क्लास जब हमने डाइजेशन का पहला पार्ट पढ़ा था, है ना, पहली क्लास पढ़ी थी, यानी लेक्चर नंबर 4 है ना। लेक्चर नंबर 4 के अंदर भी बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो कोई भी ऐसा सच कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, जो मैक्सिमम चीजें होती है वो होता है एब्जॉर्प्शन। कुछ ड्रग्स होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होती है, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीज जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो होती है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है ना। तो जो लोग बहुत टाइम तक जो है फीसेस को रिलीज नहीं करते बॉडी के अंदर, उन्हें क्या हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम है। रीजन क्योंकि फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर काफी टाइम तक रहता है, रेक्टम वाले पार्ट के अंदर, है ना। तो रेक्टम से क्या होता रहता है, वाटर रीअब्सॉर्ब होता रहता है, जिसकी वजह से इंसान को क्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली काम क्या होता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाना। तो यहाँ पर भी वही है कि भैया लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन, है ना। मेजर फंक्शन है भैया जो रिमेनिंग पार्टिकल्स है जो डाइजेस्ट नहीं हुए उनको रीअब्सॉर्ब कराना, और वाटर्स हो गए, मिनरल्स हो गया, उनको भी डाइजेस्ट कराना। कुछ क्या है, द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन मेड बाय बैक्टीरिया। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो होते हैं बैक्टीरियाज वगैरह भी रहते हैं, जिनको हम गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, है ना। उनसे कुछ विटामिन रिलीज होते हैं जब वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं हमारे अंदर, तो उसका भी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। ठीक है जी। The inner layer of the large intestine also act as a barrier to protect from microbial infection and infusion। ठीक है जी। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे उसके अंदर जो जो सेल वॉल है उसकी, या फिर जो मेम्ब्रेन है उसकी, आउटर मेम्ब्रेन है फिर इनर मेम्ब्रेन है, वो काफी ज्यादा थिक होती है, जिससे क्या हो सकता है, अगर कोई इन्फेक्शन या फिर कोई बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर कर भी जाए तो वो इसको पार करके हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करे। ठीक है। रेक्टम हमारा जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो उसको अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर? ये आप यहाँ पर इसको नोट कर लें। ओके, चल रहे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। ओके, तो पहले रेस्पिरेशन का थोड़ा सा फंडा समझते हैं, रेस्पिरेशन में एक्चुअल में होता क्या है, फिर इसके ऊपर जो स्लाइड्स है उसके ऊपर बात करेंगे। करें फिर रेस्पिरेशन स्टार्ट करें। रेस्पिरेशन, अगर आपसे कल को कोई सवाल पूछेगी व्हाट इज रेस्पिरेशन, लगभग 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सांस लेना और छोड़ना इज रेस्पिरेशन, बट दैट्स नॉट। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं रेस्पिरेशन के अंदर वो पता होना चाहिए, है ना। उसका कॉन्सेप्ट क्या है रेस्पिरेशन का, क्यों हम सांस ले रहे हैं, क्यों हम सांस छोड़ रहे हैं, उसका एक्चुअल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए, वही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, चले। तो भैया हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जो एयर होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती है, और एयर में से हम क्या लेते हैं, मेनली जो हम इनहेल करना चाहते हैं एयर को हम इनहेल करते हैं, किससे, अपनी नॉस्ट्रल से, यानी कि जो नोज की ओपनिंग है, नोज की जो ओपनिंग्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल्स बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आती है। अब यहां से जाने के बाद वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करती है, जो अभी पढ़ाएंगे, और वहां से ट्रांसफर होके वो चले जाती है हमारे ब्लड के अंदर, डिसॉल्व हो जाती है। ब्लड से सारी एयर जो उसके अंदर मेनली क्या है, अपना ऑक्सीजन है, वो जाके
ट्रेवल करते हैं किसी भी सेल के पास जिसके अंदर जो है फूड एज अ ग्लूकोज जो है स्टोर हुआ है, ठीक है। वहां पर जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगी और ये ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक होगा और ब्रेक होके एटीपी के अंदर एनर्जी फॉर्म करवा देगा। एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है फूड को तोड़ने में, उसे ब्रेक करने में, या फिर बोलो उसके बर्निंग प्रोसेस के अंदर, तो क्या है एज अ साइड प्रोडक्ट वहां पर क्या रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। वो दोबारा से मिक्स कर दिया जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स करके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, देन फिर नोस्ट्रल से उसको दोबारा से एयर के अंदर डाल दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। तो ऑक्सीजन को या फिर एयर को इनहेल जो हम कर रहे हैं, उसको इनहेल करने का रीजन ही यही है कि भैया हमको क्या करना है, ऑक्सीजन का यूज करना है। किस लिए, फूड को तोड़ने के लिए। जो फूड पार्टिकल हमने डाइजेशन के अंदर एब्जॉर्ब करे उसको ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, रेस्पिरेशन किया है। और जब उससे क्या हुआ, वेस्ट रिलीज हुआ, उसको क्या किया, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या किया, एयर नॉस्ट्रल के थ्रू क्या किया, रिमूव आउट किया। उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो बनता है, वो किसकी वजह से बनता है भैया, इन लंग्स की वजह से। वो किसकी वजह से बनता है, इन लंग्स की वजह से बनता है, हमारे फेफड़े, है ना। अगर लंग्स की बात करें, अगर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, जो आउटर ओपनिंग होती है यहाँ पर, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की आउटर ये ओपनिंग होती है, जो नोज की ओपनिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं, है ना। नॉस्ट्रिल के बाद जो नाक के अंदर का जो स्पेस बचता है, जो यहाँ पर ये स्पेस बचता है, इसको हम बोलते हैं नेसल चैम्बर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नेसल चैम्बर बोलते हैं। देन फिर एक वो जब यहाँ से एयर पास होती है नेसल चैम्बर से नेक्स्ट अपने पार्ट के अंदर पास होती है, तो एक कॉमन चैम्बर आता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कॉमन ओपनिंग है, किसके लिए, अपने हवा को पास आउट करने के लिए, यानी कि सांस के लिए, और हमारे खाने के लिए। जो फूड पाइप और जो हमारा लंग्स का जो पाइप है जिससे एयर ट्रेवल करेगी, है ना, वो उसका एक कॉमन पाथ है। उसमें एक कॉमन पाथ में आता है जो दोनों के लिए एक सेम ही है, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। इसी वजह से जब हमें खाना खाते हुए कभी दस्ता उठ जाता है, तो वो रीजन क्या होता है, वो नाक के अंदर पानी निकल जाता है, पानी पी रहे हैं और दस्ता उठा और पानी नाक से निकल जाता है। उसका रीजन यही है क्योंकि बीच में क्या है, दोनों के लिए हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर बोलो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके लिए भी कॉमन पैसेज है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर जो अपना विंड पाइप है उसके लिए भी क्या है, कॉमन पैसेज है। इसी रीजन से क्या है, क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन ओपनिंग होती है और उस कॉमन ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। कॉमन फॉर फूड एंड एयर, क्लियर। फेरिंग्स के बाद वो नेक्स्ट पाइप के अंदर जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, फेरिंग्स के पास प्रेजेंट रहता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, हमारा साउंड बॉक्स। इसके अंदर क्या होता है, कुछ कार्टिलेज और बोन्स के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब हम उसके थ्रू, अपने जो लैरिंग्स है उसके थ्रू कुछ भी एयर पास होती है, हम सांस जब हम बोलते हैं तो अंदर से क्या करते हैं, हम हवा छोड़ते हैं मुंह के थ्रू, और उसको हम अपने लिप्स का यूज करके और अपने टंग का यूज करके उसे स्पीच के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो ये वाइब्रेशन आ रही है, जो स्पीच के फॉर्म में निकल रही है, वो किसकी वजह से निकल रही है, लैरिंग्स बॉक्स की वजह से निकल रही है। तो लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स यहाँ पर होता है साउंड बॉक्स। तो यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलरली लैरिंग्स की बात करूं, लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है ना। जो ये क्या कर रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है एयर का यूज करके, और इससे हम फिर स्पीच बनाते हैं माउथ का यूज करके। और नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकियस में क्या होता है, विंड पाइप होता है। ट्रैकियस के अंदर क्या होता है, विंड पाइप, जो कि एयर को ट्रेवल कराएगा नेक्स्ट पार्ट के पास, जिसका का नाम होता है हमारे जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसको नाम है लंग्स, जो कि दो होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, है ना। इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट्स के अंदर जो होता है डिवाइड हो जाता है। जैसे ट्रैकिया है, ये दो पार्ट्स के अंदर जैसे डिवाइड हुआ, जो ये दो पार्ट्स है उसको हम क्या बोलते हैं,
ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई जब फर्दर यहाँ पर अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर और ज्यादा डिवाइड हो रहा है, उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और उसके ऊपर, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्वेलाई बोलते हैं। आई होप इसके अंदर नेक्स्ट डायग्राम को जैसे, चलो इसके अंदर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, है ना। चलो इसको बना के दिखा देते हैं। जैसे मैं एक लंग बना रहा हूँ यहाँ पर, ये ऐसे एक लंग है यहाँ पर, है ना। इसके अंदर एक यहाँ से ट्रैकिया से एक फूड पाइप यहाँ पर एक इस तरफ जाएगा, ट्रैकिया से डिवाइड होके, यानी कि विंड पाइप से डिवाइड होके एक अपने इधर वाले लंग में जाएगा और इधर वाले लंग में जाएगा। ये पर्टिकुलर पार्ट जो होगा उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। जब इसकी छोटी छोटी सी इस तरह से और ब्रांचेस निकलेंगी, इस तरह से इसकी छोटी छोटी सी और छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी, जो ये ब्रांचेस होती है इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और इन ब्रोंक्यूल्स के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे से पार्ट्स लगे हुए होते हैं। इनको हम बोलते हैं एल्वेलाई। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्वेलाई बोलते हैं। और इन एल्वेलाई के आसपास क्या होती है? इस तरह से पूरी इनके पास इस तरह से पूरी की पूरी जो ब्लड वेसल्स होती है वो इनके ऊपर इस तरह से लिपटी भी होती है। ये पूरी ब्लड वेसल्स इस तरह से लिपटी हुई है। ये क्या है? अपनी जो रेड दिखाई है मैंने, ये आपको, ये है ब्लड वेसल्स। तो कहने का मतलब क्या है भैया कि जो ट्रैकिया है उससे क्या आती है? अपनी विंड आती है। और वो ट्रैकिया जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिनको हम ब्रोंकाई बोल रहे हैं। और जो उसके फर्दर ब्रांचेस होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं। और इन ब्रोंक्यूल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? एल्वेलाई प्रेजेंट रहता है। और जब गैसेस का मेन एक्सचेंज हो रहा है, जो गैसेस का क्या हो रहा है? मेन एक्सचेंज हो रहा है, वो कौन कर रहा है? ये एल्वेलाई कर रही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लंग्स से किसके पास जाता है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से किसके पास जाता है? ब्लड के पास जाती है ये, या फिर ऑक्सीजन। वो किसके क्यों जा रही है? क्योंकि जैसे यहाँ से अगर मैं दिखाऊं आपको कि भैया यहाँ से जो है ऑक्सीजन आई, ये किसके में चले गई? इन एल्वेलाई के अंदर चली गई। यहाँ से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन क्या करती है? इन ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। देन फिर वो क्या करती है? अपने नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि अपने जितने भी ऑर्गन्स हैं या फिर सेल्स है या ब्रेन है, ये सारे पार्ट्स के ऊपर जाती है और ऑक्सीजन को वहां से ट्रांसपोर्ट करती है। तो इस तरह से लंग्स को यहाँ पर कुछ काम करता है। तो इसी डायग्राम पर अगर दोबारा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़े तो इसके अंदर क्या आता है? नोज आ जाती है। नोज के अंदर जो खाली स्पेस प्रेजेंट होता है उसे नेसल कैविटी बोलते हैं। जो कॉमन पाइप है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स आता है हमारा साउंड बॉक्स। ट्रैकिया जो आता है विंड पाइप। फिर ब्रोंकाई आता है और उसके सब डिवीजन ब्रोंकियल्स बोलते हैं। जो मेन एक्सचेंज करा रहा है वो एल्वेलाई है। ठीक है जी। ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई आर इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ लंग्स। ये लंग्स के अंदर होते हैं, बाकी सारे पार्ट लंग्स के बाहर होते हैं। द रिब केज मसल्स एसोसिएटेड विद द रिब केज डायफ्राम जो होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में काम करता है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जैसे ये नीचे क्या है? एक पैच ऑफ टिश्यू है। एक टिश्यू का बहुत बड़ा यहाँ पर बिल्कुल लंग्स के नीचे पैच होता है। ये क्या करता है? लंग्स के प्रेशर डिफरेंशिएट करने के अंदर हेल्प करता है। उसको प्रेशर को अगर मान लो आपको एक्सेल करना है तो लंग्स के अंदर प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा उस कंडीशन के अंदर। तो ये लंग्स को क्या कर देता है? प्रेस कर देता है। और इनहेल करना है तो लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये डायफ्राम क्या करवा देता है? लंग्स को रिलैक्स करवा देता है। तो जो वॉल्यूम है लंग्स का उसको चेंज करने के लिए जो मेन इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर डायफ्राम हो रहा है। साथ में जो यहाँ पर रिब्स होती है, हमारी छाती के ऊपर जो रिब्स है वो भी इसके अंदर काम में आती है, जो एक्सेल या फिर जो इनहेल करने के अंदर काम में आती है। दूसरी बात कि जो एल्वेलाई होती है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। क्लियर है? बात समझ में आती है? अब ये तो आपने पढ़ लिया, तो ये आप पहले ये वाला पर्टिकुलर आप डायग्राम बना ले। मैं इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा भी करके दिखा दूंगा। पहले आप थ्योरी लिखें, देन फिर उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएं।
वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये आप इस तरह से इसको पहले थ्योरी में लिख लें, फिर इसके बाद मैं थोड़ा डायग्राम को क्या करेंगे तो बड़ा कर देता हूँ और उसका फिर आपको डायग्राम को बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ इसको जितना मैं बड़ा कर पाऊंगा। आई होप ये थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो आप इस डायग्राम को भी अपने नोटबुक के अंदर बना लीजिए। ठीक है, हो गया, चलते हैं नेक्स्ट। ये समझाने के लिए बताया था। अब नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी ऑफ, क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा कैसे काम करता है, ये समझते हैं, है ना। ये ऐसे काम करता है कि भैया जो है, चलो इसको बता ही देते हैं, इसको अलग से ही बताते हैं। जैसे एक ये हमारा लंग्स है ना, ये इसके नीचे क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है। ये क्या है, लंग्स। लंग्स क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर या फिर बैलून लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जो कि गैसेस एक्सचेंज के अंदर काम में आ रही है। तो इसके अंदर कैसे होता है, ये समझने की बात होगी कि जैसे इसके अंदर एयर आती है वो एक्सचेंज कैसे होती है। हमने 9th क्लास के अंदर भी चीज पढ़ी थी, जो डिफ्यूजन होता है वो कैसे होता है कि भैया किसी की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होता है तो वो लो कंसंट्रेशन के ऊपर मूव करती है, हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन के ऊपर मूव करते हैं। तो अब इस केस में भी ऐसा ही कुछ होगा। क्या होता है, जब इनहेल करना है हमें कुछ, तो उस टाइम पे बाहर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है प्रेशर होना चाहिए एयर का, वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू जो प्रेशर हमारे लंग्स के अंदर है। तो उससे में होता क्या है, जब हमें इनहेलेशन करना है यानी कि ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेना है, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा ये डायफ्राम होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स कर जाएगा। जिससे क्या होगा, जो ये लंग्स का जो वॉल्यूम है, इस लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। जो हमारे अंदर जो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है, स्पेस प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लंग्स का जो स्पेस है, क्योंकि डायफ्राम रिलैक्स हो गया, रिब्स रिलैक्स हो गई, सारी चीज रिलैक्स होगी, जो अपने जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो लंग्स है, उसका भी स्पेस बढ़ गया। तो अब बाहर की तरफ क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और बॉडी के अंदर क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, या फिर बोलो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है। तो इस वजह से क्या है, बाहर ज्यादा होने की वजह से बॉडी क्या होती है, एयर जो होती है हमारे अंदर चली जाती है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। अब जब अंदर हवा चले गई, एल्विलाई से ब्लड की तरफ ट्रांसफर हुई, ट्रांसफर होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद दोबारा से लंग्स के अंदर आया, तो अब उसको बाहर निकालना है। तो इस बार क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन है इस बार क्या होनी चाहिए, एयर के अंदर कम होनी चाहिए और हमारे लंग्स के अंदर ज्यादा होनी चाहिए। तो लंग्स का जो वॉल्यूम है इस बार कम करना पड़ेगा, जब भी जाके क्या होगा, जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो ज्यादा हो पाएगा एज कंपेयर टू अपने एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो हमारा डायफ्राम होता है इस बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो रिब्स होती है वो भी दब जाती है, वो भी थोड़ी स्ट्रेच होकर उसको कम कर देती है। तो उससे क्या होता है, जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और लंग्स का वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर जो होता है लंग्स के अंदर बढ़ जाता है और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। इसको बोलते हैं हम एक्सेलेरेशन। तो प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पे क्या होता है, यहाँ पर गैसेस का ट्रांसफर हो रहा है। आप इसको बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट से भी समझते हो। जो बैलून होता है, जब हम उसको फिल करते हैं एयर से और उसका अगर हम नोजल इस तरह से छोड़ते जाए तो वो एयर एकदम से बहुत स्पीड से बाहर निकल रही होती है। रीजन क्या है उसका, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, प्रेशर जो है एयर का बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू बैलून के अंदर जो है। अब बैलून के अंदर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, एयर जो होती है वो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। और अगर उसके अंदर एकदम से मैं कोई सुई चिपा दो तो एकदम से क्या होगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि एकदम से जो एयर है उस छोटे से होल से निकलने की कोशिश करती है और इतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से वो होल क्या होता है, उसको पूरी तरह से मतलब एयर को रिमूव आउट नहीं कर पाता और एकदम से क्या होता है, एयर बहुत प्रेशर से बाहर निकलने की कोशिश करती है और बैलून क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। यही प्रेशर का डिफरेंशिएशन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, ये बात मुझे लगता है समझ में आई होगी। तो अब ये कुछ यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, जैसे इसके अंदर आपको प्रेशर वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है,
बस आप इतना समझो कि ब्रीथिंग इन ह्यूमन इज फैसिलिटेटेड बाय द एक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कि अटैच होते हैं रिब से और डायफ्राम से, है ना। When the dome-shaped diaphragm contract become flat, the rib cage is expanded due to the action of intercostal muscle, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्रेशर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया और एयर बाहर से अंदर आ जाती है जिसको इनहेलेशन बोलते हैं। जब डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स कर जाता है और डोम शेप्ड दोबारा से बन जाता है तो चेस्ट कैविटी रिड्यूस हो जाती है, इंटरकोस्टल मेटल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स का प्रेशर क्या हो जाता है, अंदर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एयर क्या करती है, लंग्स से बाहर चली जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलेशन बोलते हैं। Inhaled air increase the concentration of oxygen in the alveoli and oxygen supply diffusion into the surrounding blood vessels, क्योंकि जब ये ऑलरेडी मैं बता चुका कि भैया एयर जब आती है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी और जो ब्लड वेसल के अंदर जो होगी ऑक्सीजन कम होगी तो सीधा वो एल्वेलाई से ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है ना। ब्लड कमिंग फ्रॉम द सेल मोर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूजन से ब्लड वेसल के अंदर एंटर करके एल्वेलाई के अंदर चली जाती है, जो कि मैंने आपको पहले पेज के अंदर बताया। ब्रीदिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल जो कि रिब्स के पास है और डायफ्राम, while the exchange of gas take place due to simple diffusion। डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। क्लियर है? तो ये कुछ हमने आज बात की, ठीक है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यहाँ पर भी ये ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट इसी तरह से थोड़े अच्छे डायग्राम से समझाया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ब्रीदिंग इन क्या है, जब इनहेलेशन क्या हो रहा है, जब ये लंग्स का स्पेस क्या है इस तरह से बढ़ रहा है, ये लंग्स का स्पेस बढ़ा रहे हैं तो उससे इनहेलेशन हो रहा है, और जब लंग्स का जो वॉल्यूम है उसको हम कम कर रहे हैं, दबा रहे हैं इसको, तो उसकी वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, ब्रीथ आउट हो रहा है, एक्सेलेशन हो रहा है। इन दिस प्रोसेस रिच एयर ऑक्सीजन आर टेकिंग इन, इसको इनहेलेशन बोलते हैं, और अगर टेक आउट हो जाएगा तो उसको एक्सेलेशन बोल देंगे, है ना। अगर बात करें भैया, आवर ब्रीथ कंप्राइज वन इनहेलेशन एंड वन एक्सेलेशन, हम एक बार सांस लेते हैं एक बार सांस छोड़ते हैं, सिंपल सी भाषा, हिंदी अनुवाद है ना। ए पर्सन ब्रीथ सेवरल टाइम्स अ डे, है ना। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट, एक मिनट में जितना पर्सन ब्रीथ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन जो आपको बताया मैंने, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या फिर किसी गैस का ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है जी। इसको आप नोट कर ले पहले, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। सिर्फ ये आपको डायग्राम नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी इसमें आपको नोट करनी है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट नोट करना। ओके इसके बाद आप ये नोट कर लें, ठीक है जी। मुझे लगता है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो कैसा रहा क्लास, मुझे फीडबैक सेक्शन के अंदर जरूर से बताना कैसा रहा है, कैसे कितना समझ में आ रहा है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, रेस्पिरेशन को और थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।